साथियों, कॉलेजियम सिस्टम। साथियों, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसे क्यों लाया गया, इसके पीछे की साजिश क्या है, इसके दुष्परिणाम भी क्या हो रहे हैं, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कॉलेजियम संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका जिसके नाम का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति उस पे मुद्रा सहित राजपत्र के द्वारा हस्ताक्षर करते हैं, मुहर लगाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। यानी वो किसी से परामर्श ले सकते हैं। लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 124 में कि वो जिससे उचित समझे वो सलाह ले सकते हैं। यानी राष्ट्रपति का मतलब ही होता है कार्यपालिका अपने मंत्री परिषद से या मंत्री मंडल से सलाह लेने के बाद जजों की नियुक्ति कर सकते हैं। और उसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी लिखा गया है, राज्य के हाई कोर्ट के जजों के लिए संविधान का अनुच्छेद 217 में लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका या मंत्रिमंडल जिसके नाम का प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है, तो उनके जो है कि हस्ताक्षर से, मुहर से, मुद्रा सहित राजपत्र के द्वारा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किया जाता है। तो ये प्रक्रिया 80 तक चलती रही। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं किया, ऐसे चलती रही। लेकिन जब 80 के बाद जब बामसेप के माध्यम से बामसेप ने पूरे जो है कि उस समय कांशीराम साहब जी थे, 78 में 6 दिसंबर 1978 को बामसेप बनाए, निर्माण किए। और जब बामसेप के माध्यम से SC ST OBC के लोगों में जागृति आने लगी, वो गांव-गांव जा करके जगाने लगे, तो इसका क्या परिणाम हुआ कि बहुत से राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री होने लगे। और यहाँ तक कि केंद्र में भी SC ST OBC के सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जुडिशरी में बैठे जजों ने सोचे, जो न्यायपालिका में बैठे जज सोचे कि अब तो जजों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों की अहम भूमिका होगी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राज्यपाल को वही करना होगा जो मंत्री मंडल चाहता है। तो फिर हमारी जो है कि
हमारी जो है कि जजों की संख्या कम हो जाएगी, यानी ब्राह्मणों की जजों की संख्या कम हो जाएगी, और जो एससी एसटी चाहे ओबीसी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो अपने लोगों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देंगे, भागीदारी देंगे, और हम ब्राह्मणों की भागीदारी खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही साजिश के तहत, गहरी साजिश के तहत लाया गया है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम लाया गया। तो 1981 में एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, और उसी केस से धीरे 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 करके कॉलेजियम की तरफ बढ़ने लगे। उसमें ये था एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कि जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को जजों से परामर्श लेना होगा, क्योंकि जजों को परख होती है, जजों को परखने के लिए, इसलिए इनसे राय लेना जरूरी है, लेकिन मानना बाध्यकारक नहीं है, यानी कोई बाध्यकारक नहीं माना गया था। लेकिन दूसरा जब केस थी 1991 में, 1993 में, उसका नाम है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ, एडवोकेट बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट यू टर्न ले लिया, और क्या टर्न लिया, वही जो है कि शब्द आया, परामर्श लेने वाली बात थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से, मुख्य न्यायाधीशों से राष्ट्रपति को न्याय लेना होगा, यानी कंसल्टेशन शब्द आया था। और उसके बाद पुनः जो 1981 में आया था फैसला कि परामर्श लेना है, लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न लेते हुए उसके विरोध में फैसला लिया कि कंसंट्रेशन और कंकुलेंस, यानी परामर्श भी लेना होगा और मानने के लिए बाध्यकारी भी होगा। कंकुलेंस एक शब्द आया कि मानने के लिए बाध्यकारी होंगे, जबकि उसके पहले केवल परामर्श लेने की बात आई थी एसपी गुप्ता बनाम इंडिया के मामले में। लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के मामले में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भारत संघ के मामले में, कि यदि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से राय लेता है तो परामर्श लेता है, तो उस पे अमल करना भी जरूरी है, बाध्यकारक है। यानी ये तो बात हुई
कि यदि कोई कहे कि ये आम नहीं इमली है तो इमली मानना पड़ेगा। जज लोग मिल करके कहें राष्ट्रपति को ये आम नहीं इमली है तो इसके मतलब वो बाध्यकारक है, मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति। तो इस प्रकार का जो है कि बाउंडेशन था, वहीं से जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 2 सुप्रीम कोर्ट के मास्ट सीनियर जज मिलकर के कोलेजियम बनाए और इसी कोलेजियम के द्वारा हमारे देश में जजों की नियुक्ति होती है। पुनः उसके बाद 1998 में एक केस आती है, एक केस नहीं है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में कहा गया है कि कोलेजियम बहुत छोटा है, इसको और बड़ा बनाया जाए। तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 सीनियर जज मिल करके जजों की नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हाई कोर्ट के लिए और बढ़ाया गया, एक्सटेंशन किया गया। इसमें उस राज्य के राज्यपाल से सहमति लेनी है और मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से सहमति लेनी है, तब जजों की नियुक्ति होगी। यानी जो है कि एक तरह से जो है संविधान के ही विरोध में फैसला सुनाए। संविधान में तो कहीं भी लिखा नहीं गया है, कोई प्रावधान ही नहीं है कोलेजियम सिस्टम का, फिर भी संविधान के विरोध में इन लोगों ने कोलेजियम को लाया। यानी संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में इन लोगों ने संशोधन कर दिया। विधायिका का काम है संशोधन करना और कानून बनाना, ये न्यायपालिका का काम नहीं है। न्यायपालिका का काम है कि जब विधायिका कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसका इंटरप्रेट करती है, व्याख्या करती है। इसका काम संविधान का संशोधन करना नहीं है। लेकिन ये जजों ने कोलेजियम के द्वारा संविधान में संशोधन कर दिया। 124 और 217 को समाप्त ही कर दिया, संशोधन का वो समझो समाप्त ही कर दिया। जबकि ये काम लोकतंत्र में सबका काम बटा हुआ है। कार्यपालिका का काम, जब विधायिका कानून बनाती है तो कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका उसका इंटरप्रेट करती है। लेकिन इन लोगों ने तो संविधान में संशोधन कर दिया, उस धारा को ही समाप्त कर दिया। उसके बाद 2014 के लास्ट में बीजेपी सरकार ने 99वां संशोधन किया, 121वां विधेयक लाया और 99वां संशोधन किया और उसके जगह पे कोलेजियम सिस्टम के जगह पर के लाया न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया कि जजों की नियुक्ति अब जज नहीं करेंगे बल्कि इसके लिए एक आयोग बनेगा और उस आयोग में
6 लोग रहेंगे। उसके पदेन कौन कौन से होंगे? पदेन अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, दूसरा 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहेंगे, एक कानून मंत्री रहेगा और 2 लोग प्रख्यात व्यक्ति रहेंगे। और प्रख्यात व्यक्ति में से 2 में से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या कोई महिला रहेगी। और इसका नियुक्ति कैसे किया जाएगा? 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, उसमें अपोजिशन के नेता रहेंगे। ये 3 लोग, ये 2 प्रख्यात व्यक्तियों का चयन करेंगे। इस प्रकार से 6 पदेन सदस्यों का न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया और वो भी जब लाया तो संविधान में विशेष तरह से संशोधन किया गया। एक तो साधारण संशोधन होता है कि बहुमत से यदि एक ज्यादा हो गया तो साधारण संशोधन हो गया। उसके बाद दूसरा संशोधन हो गया 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत उपस्थित सदस्यों का होना जरूरी है। तीसरा विशेष बहुमत है 2/3 बहुमत, और प्रदेश के जितने प्रदेश हैं देश में उनका आधे लोगों का समर्थन लेना है। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया विशेष बहुमत के द्वारा, 18 राज्यों के बहुमत के द्वारा लेकर के आया और लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लोग, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 4 जज फैसला सुनाए। क्योंकि जिन लोगों ने लाया, जिन लोगों ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाने का नाटक किया, उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ याचिका दायर करवाने का काम किया सुप्रीम कोर्ट में, ताकि यदि ऐसा हो गया तो हो सकता है कि इसमें सभी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी होगा। तो अपने ही लोग ये लोग जा करके जो है इसके विरोध में मुकदमा करा दिए, केस करा दिए। तो फिर 9 जज मिल करके 5 जज मिल करके संयुक्त रूप से आदेश पारित किए 2015 में। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, जस्टिस मदन बी लाकुर, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस कोरियन जोसेफ और जस्टिस आदर्श सिंह गोयल, ये 5 जज मिलकर के संयुक्त रूप से आदेश पारित किया, आदेश निकाला कि संविधान के 99वां संशोधन द्वारा लाया गया न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट असंवैधानिक है। यानी जिसका कोलेजियम का जिक्र ही नहीं संविधान में है वो संवैधानिक है, और जिसको संवैधानिक तरीके से लाया गया 18 राज्यों के बहुमत के द्वारा वो असंवैधानिक है। यानी ये कहां से जो है कि
इस न्यायपालिका के अंदर एरोगेंसी आई, उदंडता आई, एप्रोप्रिएशन आया। ये कहां से आया? अनुचित उपयोग कहां से आया? और आज पुनः जो है कि कॉलेजियम सिस्टम ही लागू है। अगर जो है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोग ही ले आए, बीजेपी सरकार ले आई, तो जब ले आई और फिर इसके खिलाफ जजों ने निर्णय दिया, लोग क्यों नहीं सड़कों पे उतर करके आंदोलन किए? कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस के लोग क्यों नहीं किए? थोड़ा मोड़ा अरुण जेटली जिंदा थे, वो थोड़ा मोड़ा जो है कि विरोध किए ताकि लोगों को ये पता चले इन लोगों का मिली हुई कोई साजिश नहीं है, जबकि इन लोगों को मिली हुई साजिश है। तो पुनः कॉलेजियम, पुराना ही सिस्टम कॉलेजियम ही आ गया। पुनः कॉलेजियम के द्वारा जजों की नियुक्ति होता है। आज क्या है? आज इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, भाई भतीजेवाद है। दुनिया में जो किसी भी देश में जजों की नियुक्ति जज नहीं करते, भारत ही ऐसा देश है जहां जजों की नियुक्ति जज करता है, अपना नियुक्ति स्वयं जज करता है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति नाम का प्रस्ताव सीनेट को भेजती है। सीनेट में एक कमेटी है, कमेटी जब पास करती है फिर सीनेट में जाता है। सीनेट में जाता है 2/3 बहुमत के द्वारा, जिनका पास होता है उन पे राष्ट्रपति मुहर लगाता है और वो जज बनता है। इंग्लैंड में भी जो है वहाँ के सम्राट को चुनने का अधिकार है, लेकिन वहाँ जो है कि 15 लोग चुनते हैं। उस 15 लोगों के कमेटी में केवल 3 लोग ही न्यायपालिका से होते हैं। आप सोचिए 80% लोग और होते हैं, केवल 20% जो है न्यायपालिका से होते हैं। वहाँ साक्षात्कार होता है, परीक्षा होता है, उसके बाद जो है कि वहाँ सम्राट चाहे महारानी चुनती है, उनको अधिकार है। लेकिन भारत में जजों की नियुक्ति स्वयं जज ही करते हैं। इसी के कारण भ्रष्टाचार होता है, इसी के कारण जजों के लड़के जज होते हैं, जज्जों के नात बात परिवार के लोग होते हैं। मार्कंडे कटूजा का नाम सुने होंगे, फिर उनके जो है कि कैलाश कटूजा थे पिता, उसके बाद जो है चंद्रचूड़ थे, DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, उसके बाप भी खन्ना थे। इस प्रकार से एक तरह से इसमें भाई भतीजावाद पूरी तरह से आ रहा है। पहले उतना नहीं था, लेकिन जब से कॉलेजियम सिस्टम आया भ्रष्टाचार खुल करके आ गया है। और इसी के कारण हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में 66,000 मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं। दिसंबर 19 तक की बात है, अब तो और बड़े होंगे। और हाई कोर्ट में 44 लाख मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं और 3.5 करोड़ से ज्यादा निचली अदालतों में मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, जो किसके हैं? मूल निवासियों के हैं, जिसको छोटे छोटे मुकदमों में फंसा करके रखा गया है। अभी तक न्याय नहीं मिला है। कितने लोग मर गए लड़ते लड़ते, अब उनके संतान लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिला है। अगर किसी को न्याय मिला है तो पता चला कि उसका जीवन लीला ही समाप्त हो गया है। आज हमारे देश में ये हालत है।
आज हमारे देश की न्यायपालिका ने न्याय देना ही बंद कर दिया है। अब जब देश की न्यायपालिका जब न्याय ही देना बंद कर दे, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, जब वहां हमको न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम कहां न्याय मांगने के लिए जाएं? उससे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है। इसलिए यदि भारत की न्यायपालिका ने न्याय देना बंद कर दिया है तो बामसेब कहता है कि हमें दुनिया के न्यायालय में जाकर के न्याय मांगने का अधिकार होना चाहिए। बहुत सारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट भारत सरकार ने किया है, लेकिन अगर भारत की न्यायपालिका न्याय नहीं देती है, न्याय देना बंद कर देती है, तो दुनिया के न्यायालय में जाकर के न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार के किसी भी ट्रीटी पे भारत सरकार ने कोई हस्ताक्षर नहीं किया है। इस प्रकार के संधि में किसी प्रकार का कोई दस्तखत नहीं किया है। इसके लिए जैसा कि बामसेब कहता है कि हमको आंदोलन करना होगा। आंदोलन करने से ये परिणाम हो सकता है कि जो न्यायपालिका में बैठे लोग हैं, जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, उन लोगों में ये संदेश जाएगा कि अब लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात कि यदि नहीं हस्ताक्षर करते हो संधि पे, इंटरनेशनल संधि पे, कि जब भारत की न्यायपालिका ही न्याय देना बंद कर दिया है तो हमें दुनिया के न्यायालय में जाकर के न्याय मांगने का अधिकार होना चाहिए। जब इस प्रकार के ट्रीटी पे, संधि पे तुम हस्ताक्षर नहीं करते हो तो डेमोक्रेसी को फिर रिप्रेजेंटेटिव करो, यानी न्यायपालिका को रिप्रेजेंटेटिव करो। यानी जैसे कि संविधान में लिखा गया है, रियल एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, तो न्यायपालिका को रिप्रेजेंटेटिव करो, आबादी के अनुपात में भागीदारी दो। यदि नहीं करते हो तो फिर हस्ताक्षर करो। दुनिया भर के देशों में ऐसा नहीं होता है, केवल भारत वर्ष में होता है। जजों की नियुक्ति जज करता है। यानी कॉलेजियम क्यों लाया गया? क्योंकि आप लोगों को आरक्षण खत्म कर दिया जाए न्यायपालिका से। न्यायपालिका खुद निर्णय दी है कि आरक्षण होगा, सुपीरियर जुडिशरी में नहीं होगा, लोअर जुडिशरी में होगा। ऊंचली अदालत में नहीं होगा, नीचली अदालत में होगा। खुद न्यायपालिका के जज ही न्यायपालिका को दो भाग में बांट दिए हैं, सुपीरियर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी। तो दोस्तों, कॉलेजियम से जज बन रहे हैं और आईएएस लिटरल एंट्री से आ रहे हैं पिछले दरवाजे से, और कॉलेजियम ही पिछला दरवाजा है। और नौकरी समाप्त करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं। आदिवासियों के गुलामी के लिए 5वीं और 6वीं सूची आज तक लागू नहीं किए हैं। घुमंतु जातियों के लिए संविधान का अनुच्छेद, वो भी आज तक उस पर अमल नहीं किया गया है। यानी हर तरह से मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार से वंचित किया गया है। अधिकार वंचित ही लोग गुलाम होते हैं और गुलामों को उनके गुलामी का एहसास ही नहीं है।
तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपकी भागीदारी नहीं है और हमारे लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे होने के कारण जो महीन बात की जानकारी नहीं हो पाती है। अब हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, तो यदि हम विरोध करते हैं, हम मांग करते हैं कि दुनिया के न्यायालय में जाकर के न्याय देने का अधिकार होना चाहिए, तो भारत सरकार क्या नामंजूर करेगी? क्योंकि एलपीजी से जुड़ गई है। दुनिया के सामने अपने को नंगा नहीं करेगी, कम से कम खुले रूप से विरोध तो नहीं कर सकती है। बहुत करेगी तो कहेगी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र है? जब हम स्वतंत्र मानते ही नहीं है तो कैसे स्वतंत्र है? दोस्तों, बहुत जटिल समस्या है। कॉलेजियम को लाने के लिए जब हमारे देश में 1991 में प्राइवेटाइजेशन किया गया, जब एलपीजी लाया गया, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, तो नौकरी से निकालने के लिए प्राइवेटाइजेशन किए और उसके बाद जज से निकालने के लिए हमको जो है ये लोग कॉलेजियम लाए। 91 से ही सब काम शुरू है। और इधर जो है 13 पॉइंट रोस्टर से प्रोफेसर भी बनने नहीं देना चाहते थे। वो तो वामसेप थोड़ा आंदोलन किया तो वो पीछे हटी सरकार, लेकिन वहां से भी आपको गायब करने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के हमें जो है अब जो हमने झेला, हमारा परिवार झेला, बाप दादा झेले, हमारी आने वाली पीढ़ी न झेले। बहुत से लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिली है। उन लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि हमारी तो जिंदगी किसी तरह से कट रही है, लेकिन आने वाले जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके लिए तो कुछ बचा के रखा जाए, ताकि हमारे जैसा वो न जिंदगी काटें जो हमारे में IAS PCS हुए हैं, अच्छे अच्छे नौकरी वाले हैं। हम तो देखे हैं कमिश्नर स्तर का जो है अपने समाज में जो आदमी रिटायर हो गया कमिश्नर बन करके, वो अपने बच्चे को चपरासी तक नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? कि उन्होंने अपने बच्चों के हिस्से की लड़ाई लड़ा ही नहीं। ये तो बाबा साहब उनकी लड़ाई लड़े थे, तो उसके चलते वो कमिश्नर बना, जज भी बने और सब बने बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से, लेकिन उनको बचाए नहीं। ये लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा नहीं पाए। इसके मतलब कितना हूं तुम कमा के रखे हो, यदि तुम्हारा बच्चा पियक्कड़ निकल गया तो बहुत दिन टिकने वाला नहीं है उधर। और पद प्रतिष्ठा और धन में अंतर है। इसलिए दोस्तों, सही मायने में यदि अपने देश में लोकतंत्र लाना है तो हमें एक मंच पे आना होगा। जितने मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, और उनका मुद्दा यही हो सकता है कि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव किया जाए, यानी लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व किया जाए। इसके अलावा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता है। SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT BGNT
एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, सबका मुद्दा एक ही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।